Hey, welcome to my channel ट्यूशन वाला। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल जो कि डिप्लोमा का सेकंड सेमेस्टर सभी ब्रांच को पढ़ना है, उसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट बन चुका है और ये चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके रोल के बारे में और उसके स्किल के बारे में। दो चीज़ है सिलेबस में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर है क्या भाई? देखो, तुम मान लो तुमको कोई प्रोजेक्ट मिला, लाइक कोई बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। कोई बिल्डिंग बनाने का तुमको प्रोजेक्ट मिला, तो तुम्हारा, और तुम हो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो तेरा क्या क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहला रोल कि तेरे को डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान, जो भी तेरे को प्रोजेक्ट मिला है, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाना है, तो उसका कैसे बनाना है, उसका सबका रणनीति तैयार करना है, प्लान तैयार करना है। और ऐसा तो नहीं रातों रात ये बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। ये बिल्डिंग तब खड़ा होगा जब छोटे छोटे काम होंगे, है ना। छोटे छोटे काम होंगे और हर छोटा छोटा काम अपना टाइम पे होगा। तो आपको ये देखना है कि ये जो छोटा वर्क वन है, ये अपना बजट में और अपना टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वर्क टू जो है, अपना बजट अपना टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वर्क थ्री जो है, अपना बजट अपना टाइम के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब जो छोटा छोटा काम है, वो सब अपना बजट और अपना टाइम में होगा, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो अपने टाइम पे होगा और ऑफ कोर्स अपने बजट में भी होगा, है कि नहीं। तो हर एक छोटा से छोटा जो भी पार्ट है वर्क के अंदर, सब प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये प्लान किसको बनाना है भाई? ये प्लान जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को ही बनाना है। सबका टाइमलाइन एलोकेट करना है और सबका बजट को एलोकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्सेस मैनेजमेंट। ये जो काम है W1, W2, W3, W4, ये जो छोटे छोटे काम है एक बिल्डिंग बनाने में, जो छोटे छोटे बड़ वर्क है, तो वो सबको बनाने के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा। लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, मशीन्स का ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारा जो क्या है, ये सब तो रिसोर्सेस है, ये सब तो रिसोर्सेस है। तो रिसोर्स का मैनेजमेंट करना सही तरीके का, सही तरीके से पीपल का यूज करना, पैसे का यूज करना, इक्विपमेंट्स का यूज करना, किसका रोल है? प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल है। नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। हर छोटा छोटा काम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड पे उतरे, है ना, तब जाके तुम्हारा प्रोजेक्ट का भी क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। जैसे ईंट लगाना है, सीमेंटेड लगाना है, या कोई भी उसमें के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो वो सब छोटा छोटा काम सबको स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए, ताकि ओवरऑल जो काम हो, ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हो, वो भी एक स्टैंडर्ड मापदंड पे उतरे भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कहने का मतलब होता है कि तुम प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि पहले से जिसको पता चल जाए कि आने वाले टाइम में, आने वाले स्टेज में मेरे को कुछ रिस्क होगा, जिसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर ले और इसको रिजॉल्व कर ले। भाई देखो, जब तुम प्लान बनाएगा ना, तो प्लान बनाते वक्त ही तेरे को मालूम चल जाएगा कि किस स्टेज पे किस टाइप का रिस्क तुमको फेस करना पड़ेगा। और वो रिस्क का पैरामीटर तेरे को समझना पड़ेगा कि बड़ा रिस्क है कि छोटा रिस्क है। बड़ा रिस्क है तो तेरे को रणनीति बदलना पड़ेगा। अगर छोटा रिस्क है तो उसके लिए तेरे को सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये भी किसका टेंशन है? ये भी वर्क मैनेजर का ही टेंशन होता है। लाइक नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? सिलेक्टिंग द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे एक्शन देखने पड़ते हैं, मान लो, ठीक है। छोटा छोटा एक्शन देखना पड़ेगा तुमको, और हर एक एक्शन जो है अपने समय पे कंप्लीट होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव एक्शन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और दूसरा क्या है कि हर एक पॉइंट में तेरे को हो सकता है कुछ ऐसा सर्कमस्टांस पड़ जाए कि तेरे को डिसीजन लेना पड़ जाए। उस वक्त तुम डिसीजन ऐसा लो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का गोल में कोई उसको बैड इफेक्ट ना पड़े। तुम्हारा डिसीजन जो है सही होना चाहिए और प्रोजेक्ट गोल को मीट करे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो डिसीजन मेकर भी एक रोल होता है मेकिंग करना।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का। अगर तू मैनेजर होगा, ढंग का मैनेजर होगा, तो भाई तेरे अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होनी चाहिए। जैसे कि अभी मान लो तुम स्टूडेंट है ना। तो एक ढंग का स्टूडेंट किसको बोलेंगे? जिसके पास बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल होगा, जिसके पास टाइम की समझ होगी, टाइम मैनेजमेंट जो ढंग से करेगा, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है, क्रिएटिव लड़का होना, है ना, ऑलराउंडर बोले तो ऑलराउंडर बोल सकते हैं। तो ये सब खूबी जिसके अंदर भी होगा, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा स्टूडेंट है। उसी तरह से एक अच्छा मैनेजर के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले क्या है? लीडिंग द टीम, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी क्या कहता है? डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग द टीम मेंबर। तुम है मैनेजर, तेरा अंदर खटरा आदमी लोग, हर एक आदमी को तुमको क्या करना है? मोटिवेट करना, ताकि वो अपना फील्ड में बेस्ट काम करे। ठीक है, उसको क्या करना है? डायरेक्ट करना है, निर्देश देते रहना है। वो लीडरशिप क्वालिटी होता है। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम। सॉल्विंग प्रॉब्लम बोले तो क्या? एड्रेसिंग चैलेंजेस एंड सेटिंग डिस्प्यूट। अगर कोई लेबर के बीच में, कोई भी काम करने का बीच में, जो भी तुम्हारे नीचे तबके पे काम कर रहे हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या डिस्प्यूट हो गया, तो उनके बीच का प्रॉब्लम को तेरे को सॉल्व इस तरह से करना है कि निष्पक्ष तरीके से करना है, एक तरफा होकर के नहीं। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऐसा करना है सॉल्व कि मान लो इस दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ, तो ये भी तुम्हारे बात से सहमत है और ये भी तुम्हारे बात से सहमत होना चाहिए। ऐसा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, फैसिलिटेटिंग क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम एंड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब क्या? कि तुम बिल्डिंग बना रहा था, बिल्डिंग किसका बना रहा है? स्टेक होल्डर का। ठीक है, स्टेक होल्डर हमने पहले ही बात कर दी है। स्टेक होल्डर होता क्या है? 2 मिनट के लिए सोचो, ये बॉस ही है। ठीक है, तुम है मैनेजर और तुम्हारे अंदर पीपल्स काम कर रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, 10 लोग काम कर रहे हैं। अब ये जो टीम है और स्टेक होल्डर कैसा काम चाह रहा है, काम करने वाला तो पीपल और काम चाहने वाला स्टेक होल्डर, और जैसा चाह रहा है वैसा ही काम हो, तो इसको कैसे पता चलेगा कि स्टेक होल्डर क्या चाह रहा है? तो तुम ही ना बताओगे, मैनेजर ही ना बताएगा। इसलिए क्या होता है कि मैनेजर क्या करता है? कम्युनिकेशन बना के रखता है, पीरियोडिकली कम्युनिकेशन मेंटेन रहता है, फैसिलिटेटिंग क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम एंड स्टेक होल्डर। नेक्स्ट क्या है? ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अब जैसा कि हम तुमको बोले, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मतलब रातों रात नहीं बनता है। वो छोटा छोटा काम प्रोग्रेस होता रहता है तब जाके बनता है। तो हर एक जो छोटा छोटा काम अपने बजट पे, अपने समय पे हुआ है, उसका ट्रैक करते रहना। ट्रैकिंग एबिलिटी होनी चाहिए तेरे में। उसको ट्रैक करते रहना, छोटा छोटा काम अपना शेड्यूल टाइम में और शेड्यूल बजट में हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज योर स्किल। नेक्स्ट क्या है? एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी मतलब क्या? मॉडिफाइंग स्ट्रैटेजी एंड प्लान एज अ सर्कमस्टांस चेंजेस। देखो, जब तेरे को ना प्लान बताया, जब तेरे को प्रोजेक्ट दिया गया था तो तुम प्लान बनाया था, प्लान बताया था, कुछ सर्कमस्टांस तेरे दिमाग में आया था तब। अब ये सर्कमस्टांस कांस्टेंट है क्या? सर्कमस्टांस तो चेंज भी तो हो सकता है। मान लो कोई ऐसा टाइम आया कि सर्कमस्टांस चेंज हो जाए, तो तेरे को अपना रणनीति उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफाई भी इस तरीके से करना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट का गोल जो भी है उस पे असर ना पड़े, इस तरह से तेरे को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी स्किल भी तेरे अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? वर्किंग विथ स्टेक होल्डर। वर्किंग विथ स्टेक होल्डर बोले तो क्या? कोऑर्डिनेटिंग विथ स्टेक होल्डर टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट। अब तेरा जो बॉस है, उसके नीचे तुम मैनेजर है, ठीक है, तेरे नीचे टीम मेंबर काम कर रहा है। तो ये बंदा जो भी तेरे एक्सपेक्टेशन है बंदा का, जो भी इसका रिक्वायरमेंट है, वो हमेशा तुमको क्या करना है? जानते रहना है इससे। इसको इससे क्या करना है? कोऑर्डिनेट करते रहना कि भाई तेरे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए। तो हमेशा जो है कोऑर्डिनेट करते रहिए अपने स्टेक होल्डर के साथ, और उसका एक्सपेक्टेशन और उसका रिक्वायरमेंट को आप क्या कराइए? मीट कराइए। ठीक है। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या कर रहा है? कि प्रोवाइडिंग रेगुलर अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टू द टीम एंड स्टेक होल्डर। जो भी तेरा काम हो रहा है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होते जा रहा है,
वो हर प्रोग्रेस का रिपोर्ट तुमको अपडेटेड करते रहना है, डिस्क्लोज करना है अपने स्टेक होल्डर के साथ में और अपने टीम के साथ में। ठीक है, तो ये सारा स्किल होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर में। ठीक है भाई। ये कुछ हिंदी है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, हम छोड़ते हैं इसको। ठीक। नाउ बात करते हैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट होता है क्या है कि जैसे मान लो तुम प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट का टीम मेंबर है। ठीक है, मेंबर है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तुम काम कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। एक ऐसा टाइम आया कि तुम ऐसा जगह फंस गया, कोई ऐसा टेक्निकल चीज में फंस गया कि तेरा टीम में कोई भी उसका एक्सपर्टीज नहीं है और कोई तुमको उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। तो उस केस में क्या करेगा तुम, उस केस में तुम उस फील्ड का एक्सपर्ट के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई आओ मेरे को प्रॉब्लम से बाहर निकालो, वो अपना सैलरी लेगा और चला जाएगा। जैसे कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, एक नॉलेजेबल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के पास जाएगा, वो तुम्हारे वैल्यू एसेट की तरह काम करेगा। वो आएगा तेरे को उस प्रॉब्लम से निकालेगा, अपना सैलरी लेगा और चलता बनेगा। पढ़ो, अ नॉलेजेबल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इज अ वैल्यूएबल एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेंट ऑफर बोथ गाइडेंस भी देगा तेरे को और डायरेक्शन भी देगा तेरे को। कब तक देगा? थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जब तक प्रोजेक्ट शुरुआत से लेकर के खत्म ना हो जाए तब तक तेरे को वो क्या करेगा, गाइड देगा और डायरेक्शन देगा। दिस सर्विस आर क्रूशियल फॉर द इनिशियल प्लानिंग फेज थ्रू द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। इनिशियल प्लानिंग फेज से लेकर के कंप्लीशन फेज तक प्रोजेक्ट का ये तुम्हारा इसका जो है गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अपने फील्ड में नॉलेजेबल है भाई। ठीक है, completion and post evaluation as they can provide various form. Typically a consultant is considered a member of a project management team, और कंसल्टेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का ही मेंबर होता है। यूजुअली इंगेज एज अ पेड प्रोफेशनल अंडर द स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन। अगर तेरे मैनेजमेंट टीम में वो एक्सपर्ट आदमी नहीं बैठा हुआ है तो तुमको बाहर से कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको बुलाना पड़ेगा। किसके बेसिस पे? कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कुछ टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पे, और तुमको उससे काम करा के उसको भैया को पेड करके उनको विदा करना होगा भाई। ठीक है, अगर यहाँ से ना समझ में आया तो इसका हिंदी भी है, यहाँ पे देख लो। एक जानकार परियोजना सलाहकार, ठीक है, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट किसी भी संगठन के लिए एक मूल्यवान संपत्ति होता है, एक एसेट की तरह काम करता है। सलाहकार परियोजना से के संपूर्ण जीवन कार्य, मतलब कि शुरुआत से लेकर के अंत तक दिशा प्रदान करता है। उसकी सेवाएं प्रारंभिक योजना चरण से लेकर, मतलब शुरुआत से लेकर के परियोजना की समाप्ति खत्म होने तक तथा उसके बाद भी जो उसमें ऑपरेशन होता है उसमें भी उसका सलाह लिया जाता है। ये सेवाएं विभिन्न रूपों में प्रदान की जा सकती है। सामान्यतः एक सलाहकार जो है परियोजना प्रबंधन टीम का ही सदस्य होता है। अगर उसका एक्सपर्ट नहीं है तो बाहर से बुलाया जाता है और उससे सलाह लिया जाता है। ठीक है, अब कंसल्टेंट का जरूरत कब पड़ता है भाई? कंसल्टेंट का जरूरत कब पड़ता है? द नीड ऑफ फॉर द कंसल्टेंट अराइजेज द फॉलोइंग सिचुएशन। फॉलोइंग जब सिचुएशन आएगा तब तेरे को कंसल्ट का मदद लेना पड़ेगा। पहला क्या है? व्हेन द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द एडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। जब नया टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़े और तुमको नॉलेज ना हो नया टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तब तेरे को क्या करना पड़ता है? उससे टेक्नोलॉजी का जो जानकार आदमी है उसको बुलाना पड़ता है। दूसरा क्या है? वैन द इंटरनल कंसल्टेंट लैक द कैपेबिलिटी टू फुलफिल द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जैसे कि बोला जाता है ना कि कंसल्टेंट जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही टीम होता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर जो कंसल्टेंट तेरा था वो क्या है? वो ना इंटरनल कंसल्टेंट लैक ऑफ कैपेबिलिटी, लैक ऑफ कैपेबिलिटी बोले तो अब उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉब्लम से तेरे को बाहर निकाले। तब तेरे को जरूरत पड़ेगा बाहर जाके कोई कंसल्टेंट को बुलाने का। ठीक है, वैन द इंटरनल कंसल्टेंट लैक द कैपेबिलिटी टू फुलफिल द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, घर का जो कंसल्टेंट है वो काम का नहीं रहा, तो बाहर तो जाना पड़ेगा, बाहर का कंसल्टेंट तो बुलाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट छोड़ थोड़ी सकते हैं।
प्रोजेक्ट तो पूरा करना ही है। when the organization does not have the necessary in house facilities, जब तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंसल्टेंट नहीं है तो उस केस में भी तुम बाहर से कंसल्टेंट को हायर करेगा, है ना। when does not have necessary in house facilities, जब घर के अंदर है ही नहीं, इन हाउस फैसिलिटीज का कंसल्टेंट है ही नहीं, तो बाहर से तुम हायर करेगा कॉन्ट्रैक्ट पे। नेक्स्ट क्या है, वैन द प्रोजेक्ट रिलाइज और इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी पे है, तब के केस में भी कुछ अगर खराबी हो जाता है, जैसे हम लोग का राफेल वाफेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो इंजीनियर यहाँ का थोड़ा ना बनाता है, वहाँ का जिस देश से हम लोग खरीदे हैं वहाँ का इंजीनियर आकर के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। बड़े बड़े मशीन जो होता है जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं दूसरी देशों से, वो दूसरा ही टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उस टेक्नोलॉजी पे कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो वहाँ का कंसल्टेंट को बुला करके सॉर्ट आउट कराया जाता है। नेक्स्ट है क्या, टू बेनिफिट्स फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट दैट एक्सटर्नल कंसल्टेंट कैन प्रोवाइड, वो उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट आदमी को बुलाया जाता है और उससे कंसल्ट किया जाता है और उससे क्या होता है, हम लोग बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। तब तब केस में कंसल्टेंट का जरूरत पड़ता है। ये कुछ हिंदी है, देख लो। जब बाहरी सलाहकारों की विशेषज्ञता से प्राप्त करना होता है तब। अब देखो होता क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन समझते हैं। तुम अभी तक क्या कर रहा था, बिल्डिंग बना रहा था। बिल्डिंग बना के तुम वहीं रहेगा क्या, नहीं। बिल्डिंग बना के तुम चल जाएगा, कोई दूसरा काम करेगा, रोड ब्रिज या कुछ अलग प्रोजेक्ट पे काम करेगा। लेकिन उस बिल्डिंग पे क्या होगा, उस बिल्डिंग पे हो सकता है कि स्कूल चले, ठीक है। ये जो स्कूल रनिंग होगा क्या कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा। तुम जब प्रोजेक्ट ये बिल्डिंग बना रहा था तो क्या कह रहा था, वो प्रोजेक्ट कहला रहा था। कोरोना आया था, याद है, कोरोना आया था तो वैक्सीन वगैरह सब कुछ बना रहा था। तो वो क्या था, जब स्टार्टिंग, जब नया नया, जब फ्रेश फ्रेश हम लोग जब कोई चीज़ नया बना रहे थे वो था प्रोजेक्ट। और जब एक बार बन गया तो उसको फिर बैच में बनाया गया, उससे वो यूज किया गया, तो वो क्या है, ऑपरेशन। ऑपरेशन होता क्या है, ऑपरेशन इज अ कंटिन्यूअस वर्क एक्टिविटी। ये जो वर्क एक्टिविटी जो होता है उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाते तेरे को, देख। ये नहीं, एग्जाम्पल नीचे है, देख। तू कोई बिल्डिंग बनाया, एक नया स्कूल का बिल्डिंग बनाया, तुम चल गया। लेकिन कोई आया उसमें स्कूल का काम किया, बच्चे आए पढ़ाई किया, वो ऑपरेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है कोई नया स्मार्टफोन, कोई नया स्मार्टफोन का मॉडल पहली बार बन रहा है, पहले कभी था ही नहीं, पहली बार बना, तो वो एक प्रोजेक्ट था। जब एक बार बन गया उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग बैच में होने लगा, कंटिन्यूअसली होने लगा, मार्केट में बिकाने लगा, तो वो ऑपरेशन कहलाएगा। तुम बड़ा हाईवे बनाया, हाईवे बना के तुम वहीं रहेगा क्या, हाईवे बनाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट पे नहीं जाएगा। तो लेकिन हाईवे के ऊपर टोल कलेक्ट करना, उसका मेंटेनेंस करना, वो प्रॉफिट के लिए जो काम होता है, वो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे कि मान लो तुम ना हाईवे बनाया, उसके बाद तुम चला गया क्या करने के लिए, नया काम पकड़ लिया जिसको बोलता है सोलर पावर, तुम इंस्टॉल करने चला गया। इंस्टॉल करके फिर तुम यहाँ नहीं रुकेगा, फिर तुम कोई कुछ अलग काम करने चल जाएगा। सोलर प्लांट इंस्टॉल किया, फिर नया प्रोजेक्ट बनाने चला गया। लेकिन सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के बाद कुछ लोग वहाँ पे क्या करेंगे, भाई कुछ लोग वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, उसको बेचेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है। मान लो तुम वेबसाइट एक नया नया बनाया, एक ब्रांड न्यू वेबसाइट बनाता है, ठीक है। और बना करके बनाया, उसके बाद नया काम पकड़ेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, कोई भी काम पहली बार यूनिक एक पॉइंट में स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट में खत्म हो गया, उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट। लेकिन ये क्या है, ये अपडेट तो करते रहना है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजिंग करते रहना है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाई ऑपरेशन। मेरे ख्याल से तुमको समझ में आ गया होगा। तो ऑपरेशन है क्या भाई, ऑपरेशन एक क्या है, कंटिन्यूअस वर्क एक्टिविटी जब चलता रहता है उसको बोलते हैं ऑपरेशन। द मेन गोल इज टू मेंटेन द सपोर्ट द प्रोजेक्ट, जो भी तुम प्रोजेक्ट बनाया, जो भी तुम बिल्डिंग बनाया, उसको मेंटेन करके चलना, उसको सपोर्ट करके चलना। और ये क्यों होता है, ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हम लोग काम करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे
प्रोजेक्ट का क्या है, हैज़ अ लिमिटेड ड्यूरेशन, एक पॉइंट में तुम, एक डेट में तुम स्टार्ट करेगा, एक डेट में तुम खत्म करेगा, सबमिट करेगा और नया प्रोजेक्ट पकड़ने चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन धंधा जो उसमें स्टार्ट होगा वो तो रिपीटेटिव टास्क है ना भाई। तुम यहाँ पे स्कूल का बिल्डिंग बनाया, एक डेट में चालू किया, एक डेट में ख़त्म किया, कुछ फिर अलग काम करने निकल गया। लेकिन वो तो स्कूल में पढ़ाई रिपीटेटिव प्रोसेस है, एक बैच आया गया, दूसरा बैच आया गया, तीसरा बैच आया गया, तो ये रिपीटेटिव टास्क है। नाउ दिस इज अ ऑपरेशन। नेक्स्ट है वन ऑफ अ काइंड, एक टाइप का बिल्डिंग बना है और ये क्या है, कंटिन्यूअस साइकिल, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये क्या है, एम टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट, ये कोई नया प्रोडक्ट बनता है या नया सेवा बनता है, कोई नया प्रोसेस होता है, उसको कहेंगे प्रोजेक्ट। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ही हम सर्विस ले रहे हैं, उसका प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उससे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो ऑपरेशन ही कहलाएगा। ठीक है। अब जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड टाइम आर नॉट प्रेडिक्टेबल, बट परफॉर्मेंस इसमें, कॉस्ट एंड टाइम्स आर वेल डिफाइंड, पहले से वेल डिफाइंड होता है। दूसरा एक और चीज़ है कि ना कोई भी जब नया प्रोजेक्ट पे जब तुम काम करता है तो रिस्क रहता है, क्योंकि तुम एकदम पहली बार कम कर रहा होता है। लेकिन ऑपरेशन करने में लोअर रिस्क होता है, रिस्क कम होता है, क्योंकि काम बार बार ही हो रहा है। मान लो स्कूल में पढ़ाई हर बैच हो रहा है तो रिस्क है क्या, नहीं। लेकिन बिल्डिंग जब बन रहा है, प्रोजेक्ट जब बन रहा था स्टार्टिंग में, बजट को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर के, रिसोर्सेस को लेकर के रिस्क था ना। तो इसमें हाइयर रिस्क होता है, ये देखो हाइयर रिस्क होता है, इसमें लोअर रिस्क होता है। इसमें आउटकम्स एंड इनपुट में वैरी हो सकता है, इसमें इनपुट एंड आउटकम्स आर जनरली प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। इसका हिंदी देख लो तुम लोग, इसका हिंदी